लेक्चर नंबर क्या आज हमारा 32। कल दे सकते हैं। सो पढ़ रहे थे हम कैफ 06 मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। मैनेजरियल का एरिया हम कंप्लीट कर चुके हैं, फाइनेंशियल का एरिया हमने स्टार्ट किया हुआ है और अभी तक शायद हमारे कोई 4 लेक्चर हुए हैं फाइनेंशियल एनालिसिस के ऊपर, ऐसी बात है। ठीक हो गया। कुछ स्टूडेंट को मसला है, बुक आ गई है नहीं आई है, हम पढ़ेंगे कहाँ से, स्टडी मटेरियल क्या है, क्या हमारी अपनी कोई बुक है, तो कहाँ से पढ़ेंगे। शायद मैं ऑलरेडी मैनेजरियल एनालिसिस के साथ कोई 59 पेजेस आपको नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ। जहाँ पे रटा चाहिए था उसके रटे के पेजेस नोट्स फॉर्म में प्रोवाइड कर चुका हूँ। जहाँ पे जस्ट कॉन्सेप्ट चाहिए था, कॉन्सेप्ट के बाद हमें क्वेश्चन पे अप्लाई करना आना चाहिए कॉन्सेप्ट को, तो भी हम बोर्ड पे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं जो आपकी रफ कॉपी पे आपके पास है, और साथ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इनफ कर चुके हैं। क्या कह रहा आगे भी ऑनवर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस जब से हमने स्टार्ट किया, आपको प्रैक्टिस चाहिए, वो आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। क्या कह रहा बाकी कॉन्सेप्ट ये क्यों है टॉपिक वो हम बोर्ड पे कवर कर रहे हैं। आगे भी जहाँ पे आपको नोट्स चाहिए होंगे, कोई स्टडी मटेरियल चाहिए होगा, मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक हो गया। अगर कभी बुक खोलने की ज़रूरत पड़ी आई कैप की, जब तक पूरी नहीं अधूरी है, तो वो भी आपको बता दूंगा किस दिन हमने बुक खोलनी है और आप लोगों ने बुक लेके आनी है। अभी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी पूरी है ही नहीं, इसलिए सॉफ्ट में अपने पास रख लो। दिमाग के अंदर कीड़ा है, पढ़ना है तो सॉफ्ट में वहाँ से पढ़ लो, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूँगा अभी वहाँ से कुछ नहीं पढ़ो। अभी जो मैं नोट्स दे रहा हूँ प्लीज़ इसे पूरा कर लो। ठीक हो गया। इसलिए आपको स्टडी मटेरियल क्या देना है, कहाँ से हमने पढ़ना है, ये मुझ पर छोड़ दें। एंड ऑफ सेमेस्टर तक आई कैप की बुक फाइनल कंप्लीट हो चुकी होगी, तब हम वो सारी खोलेंगे। खोल के क्लास के अंदर हम 1 बाय 1 पेज देखेंगे कि किस पेज से क्या करना था और हमने क्या किया है और कौन सा टॉपिक हमने ऐसा है जो बुक के अंदर जो नहीं किया। ठीक हो गया। इसलिए दिमाग को क्लियर कर ले। जो आपको स्टडी मटेरियल चाहिए वो मैं दूंगा। अगर कहीं पे बुक खोलने की ज़रूरत पड़ी तो आपको बता दूंगा, अभी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी 59 पेजेस के मैनेजरियल एनालिसिस के नोट्स आपके पास होने चाहिए, और फिर 5-6 पेजेस के शायद फाइनेंशियल एनालिसिस के पेजेस हैं जो आज कंप्लीट जितने भी आज तक होंगे वो सारे मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो ये आपके पास होने चाहिए। तो मसला दिमाग के अंदर किसी का कोई क्वेश्चन? हम स्लो चल रहे हैं, हम तेज़ चल रहे हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है? हम जो कवर कर रहे हैं पता नहीं ये बुक के अंदर है या नहीं है, कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ, अगर है तो भी क्लियर कर लो, दिमाग को क्लियर कर लो कि जो क्लास में हो रहा है ये हमें करना है, ये पेपर पास करने के लिए। खुद से कुछ नहीं करना ना आप कर सकोगे, ना शायद आपने सीए में कभी ऐसा किया होगा। क्या कह रहा है? इसलिए जो क्लास में हो रहा है बस वो करते जाएं और उसके साथ साथ चलते जाएं। इंशाल्लाह एंड पे हम जाके सारी चीज़ों को बुक खोल के सम अप कर लेंगे। सो फाइनेंशियल एनालिसिस में अभी तक हमने जो टॉपिक कवर किए हैं, एक टॉपिक हमने वैक कवर किया है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेट करना है एक बिजनेस को क्यों, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है क्या, रिक्वायर रिटर्न कि एक बिजनेस ने आगे पैसा कहीं पे लगाना है तो लगाते वक्त वहाँ से क्या रिक्वायर्ड रिटर्न कमाना है बिजनेस ने, वो कमाना क्या है वो आपको बताएगा वैक। ठीक हो गया। आपको पैसा दिया है शेयर होल्डर ने या डेट होल्डर ने, उस पैसे को यूज़ करके आपने क्या करना है, उसके ऊपर कुछ कमाना है, वो कितना कमाना है वो आपको कौन बताएगा, वैक। मीन वैक आपको बताएगा कि आप कहीं पे पैसा लगाने जा रहे हो तो इधर आपको वहाँ पे 15% निकालना है, 20% निकालना है, 13% निकालना है, ये आपको कौन बताएगा, वैक बताएगा। ठीक हो गया। कैसे कैलकुलेट होता है हम सीख चुके हैं। इसके अलावा हमने एक टॉपिक कवर किया मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या है, एक बिजनेस की मार्केट में वर्थ क्या है। एक बिजनेस की वर्थ है सपोज 200, जो कहाँ पे है उसकी बुक्स के अंदर, तो उसे हम नाम देते हैं बुक वैल्यू। अब कोई इन्वेस्टर कहता है कि 200 वाला बिजनेस मैं 350 में खरीदूंगा, तो 350 क्या है उसकी मार्केट वैल्यू। एक इन्वेस्टर कहता है नहीं मैं ये 300 में खरीदूंगा, तो 300 क्या बन गई, मार्केट वैल्यू। एक इन्वेस्टर कहता है नहीं मैं ये 170 में खरीदूंगा, तो 170 क्या बन गई, मार्केट वैल्यू, जो बुक वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, बुक वैल्यू से कम भी हो सकती है। बुक वैल्यू से ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उस इन्वेस्टर को बिजनेस के अंदर फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल ज़्यादा नज़र आ रहा है। बुक वैल्यू से कम है, मीन 200 वाला बिजनेस एक इन्वेस्टर 170 वैल्यू लगा रहा है, मार्केट वैल्यू 170, क्यों, उसे बिजनेस में फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा। ठीक हो गया। कैसे निकालते हैं मार्केट वैल्यू, तो इसके हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े हैं, जिसमें एक पहला मेथड था
कि आपने क्या करना है, कंपनी के टोटल शेयर्स लेने हैं, शेयर कैपिटल नहीं, कंपनी के टोटल शेयर्स लेने हैं, इनटू आपने करना है प्राइस पर शेयर। प्राइस पर शेयर कौन सी, मार्केट में जो स्टॉक एक्सचेंज पे आ रही होती है। बुक के अंदर कंपनी का जब शेयर कैपिटल लिखा जाता है ना, तो टोटल शेयर्स इनटू पार वैल्यू ₹10 जो लॉ कहता है होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है। तो वो जो ₹10 बुक के अंदर लिखा वो क्या है, मार्केट प्राइस नहीं है, वो क्या है, बुक प्राइस है। हमने क्या करना है, मार्केट प्राइस लेनी है। मार्केट प्राइस सपोज ₹10 वाला शेयर पार वैल्यू वाला मार्केट में 140 का एक्सचेंज हो रहा है, बिक रहा है, तो प्राइस पर शेयर क्या होगी, 140। बुक के अंदर सपोज 100,000 शेयर इंटू ₹10, 1 मिलियन का शेयर कैपिटल आ रहा है, लेकिन इस 1 मिलियन वाले शेयर कैपिटल की मार्केट वैल्यू क्या होगी, 100,000 शेयर्स इंटू मार्केट प्राइस सपोज 140 है, तो 14 मिलियन जो है वो कंपनी की क्या होगी, मार्केट प्राइस होगी। क्लियर होती है बात। यहाँ पे प्राइस कौन सी लेनी है, मार्केट वाली, स्टॉक एक्सचेंज वाली, बुक वाली नहीं। क्यों, बुक वाली लोगे तो उसके ऊपर क्या आएगी आपके पास, बुक वैल्यू। बेसिकली जो मार्केट वैल्यू होती है, ये होती किसकी है, कंपनी की इक्विटी की होती है, इक्विटी की मार्केट वैल्यू। इक्विटी बुक में आ रही है 1 मिलियन की, 100,000 शेयर्स एट पार ₹10। मार्केट में अगर वही शेयर 140 का है तो मार्केट वैल्यू क्या है, 14 मिलियन, किसकी, कंपनी की इक्विटी की। क्लियर होती बात। सपोज एक कंपनी की इक्विटी है कितनी, 200, एक इन्वेस्टर कहता है मैं इसे खरीदूंगा 350 में, ठीक है, बुक वैल्यू। ये क्या है, मार्केट वैल्यू। इसको अगर हम डिवाइड करें तो हमारे पास एक रेशो आती है 1.75। इस रेशो को नाम दिया जाता है प्राइस टू बुक रेशो। ये क्या है, मार्केट वैल्यू, ये क्या है, बुक वैल्यू, तो ये क्या है, प्राइस टू बुक रेशो। तो अगर हमारे पास कंपनी की बुक वैल्यू हो, प्राइस टू बुक रेशो हो, तो फिर भी हम मार्केट वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मार्केट वैल्यू किसके इक्वल हो गई, बुक वैल्यू किस चीज़ की, ऑफ इक्विटी इनटू प्राइस टू बुक रेशो। तो ये हमारा एक दूसरा मेथड है। क्या करेंगे हम, बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी को मल्टीप्लाई कर देंगे किस चीज़ के साथ, प्राइस टू बुक रेशो। ये प्राइस टू बुक रेशो क्या एक्सप्लेन कर रही है, ये एक्सप्लेन कर रही है कि कंपनी की जो मार्केट प्राइस है वो 1.7 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू है। क्या शो कर रही है कि कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो 1.75 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू है। तो अगर क्वेश्चन के अंदर हमें टोटल शेयर प्राइस पर शेयर दे दी जाए तो हम मार्केट वैल्यू ऐसे निकालेंगे। नहीं, उसने कहा ये कंपनी का शेयर कैपिटल है और शेयर इतने वाला है और मार्केट प्राइस ये है, तो उसे शेयर कैपिटल से भी आप शेयर निकाल सकते हो। क्या ख्याल है, शेयर कैपिटल एट पार दिया होगा तो आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल को डिवाइडेड बाय पार वैल्यू, तो आपके पास टोटल शेयर्स आ जाएंगे, इनटू मार्केट प्राइस, कोटेड प्राइस, स्टॉक एक्सचेंज प्राइस, उसे मल्टीप्लाई करोगे मार्केट वैल्यू आ जाएगी। और अगर क्वेश्चन में आपको प्राइस टू बुक रेशो दी गई हो तो फिर मार्केट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इक्विटी की बुक वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो ठीक है, गिवन नहीं है तो हमें समटाइम निकालना पड़ती है। कैसे निकालना पड़ती है, कैपिटल इंप्लॉयड में से निकालना पड़ सकती है, या फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दी गई हैं तो वहां से भी निकाली जा सकती है, और ये क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। नहीं, प्राइस टू बुक रेशो नहीं देगी, उसने अंग्रेजी में लिखा हुआ है कि कंपनी की मार्केट वैल्यू जो है दिस टाइम ऑफ बुक वैल्यू है, तो जो दिस टाइम है वो भी क्या है, प्राइस टू बुक रेशो है। क्लियर होती है यहां तक बात। एक और हमारे पास तीसरा मेथड था जिसको हमने कहा जी कि मार्केट वैल्यू निकालेंगे आर ओवर आई से, जिसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड मेथड का नाम भी दिया जाता है, और ये आर ओवर आई हमने परपेचुटी से निकाला था। क्या ख्याल है, कैसे निकाला था, एक एग्जांपल हमने कवर करके। मीन इसके अकॉर्डिंगली मार्केट वैल्यू अगर हमने निकालनी है तो हम कहेंगे किसके इक्वल है, डिविडेंड ओवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन के ई। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मीन के ई। इन्वेस्टर कहता है मैं ये कंपनी खरीदूंगा लेकिन मेरा जो रिटर्न है वो इतना है, तो वो जो इन्वेस्टर का रिटर्न है, शेयर होल्डर का रिटर्न है, उसे क्या नाम देता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, और डिविडेंड कंपनी के दिए होंगे तो हम ऐसे निकाल लेंगे। लेकिन ये मेथड कब अप्लाई होगा, ये मेथड अप्लाई होगा इन केस ऑफ कांस्टेंट डिविडेंड, कि अगर कंपनी के डिविडेंड जो हैं वो कांस्टेंट हैं, मीन एवरी ईयर सेम है, तो फिर इस मेथड के थ्रू हम क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू कंप्यूट करेंगे। क्या कहला, हाँ अगर कंपनी के डिविडेंड कांस्टेंट नहीं, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है, तो फिर मार्केट वैल्यू ऐसे नहीं निकलेगी। फिर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर 4, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी ओवर के ई माइनस जी। कॉन्स्टेंट डिविडेंड है तो डिविडेंड ओवर के ई, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड है, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग का मतलब क्या है कि एवरी ईयर सेम नहीं है, इंक्रीज हो रहे हैं, या कभी डिक्रीज कभी इंक्रीज हो रहे हैं, तो फिर हम कैसे मार्केट वैल्यू निकालेंगे, डी लेटेस्ट डिविडेंड
प्लस जी डिविडेंड ग्रोथ रेट। डिविडेंड ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं वो हमने देखा कि हम क्या करेंगे, ओल्ड डिविडेंड जो है मीन पुराना डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू लेटेस्ट डिविडेंड। ओल्ड डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू लेटेस्ट डिविडेंड। और ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, एन हमें नंबर ऑफ ग्रोथ क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हम वहां से जी निकाल लेंगे। क्या कहला, ऐसी बात ही कोई। और जी इसमें पुट करेंगे, ये डी क्या है, यही लेटेस्ट डिविडेंड है। के ई हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, तो मार्केट वैल्यू कांस्टेंट डिविडेंड नहीं, कांस्टेंटली ग्रोइंग डिविडेंड की सूरत में हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या कहला। और ये दोनों फार्मूला हम कब यूज करेंगे मार्केट वैल्यू के, जब हमारे पास डिविडेंड की हिस्ट्री दी गई है। जब डिविडेंड की हिस्ट्री दी गई है, मीन इनके लिए क्या है, हिस्टोरिकल डिविडेंड हम निकालेंगे। हिस्टोरिकल डिविडेंड, बल्कि इसके साथ नहीं है, इसके साथ लिखो कि ये फार्मूला डिविडेंड ग्रोथ का कब हम यूज करेंगे, जब हमने हिस्टोरिकल ग्रोथ जो है वो निकालनी है। मीन हिस्ट्री दी गई है, पिछले 5 सालों के आपको डिविडेंड दिए गए हैं, तो फिर आप क्या करोगे, स्टार्ट वाला डिविडेंड इंटू 1 प्लस जी रेज टू पावर नंबर ऑफ ग्रोथ इज इक्वल टू लास्ट मीन लेटेस्ट डिविडेंड। तो आप क्या करोगे, जी निकालोगे, इसके अंदर पुट करोगे तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी। ये डी क्या है, यही लेटेस्ट डिविडेंड जो जी के अंदर आपने यूज किया था। फिर हमने देखा कि अगर डिविडेंड की हिस्ट्री नहीं दी गई, डिविडेंड की हिस्ट्री नहीं दी गई, तो फिर हमारे पास जो है वो ग्रोथ रेट मीन जी निकालने का एक और फार्मूला भी है, जिसको नाम दिया जाता है गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल। और गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल में सिर्फ जी निकाल सकते हो आप, कैसे, इज इक्वल टू बी इंटू आर। बी क्या है, रिटेंशन रेट। कैसे निकाला जाएगा, प्रॉफिट रिटेन डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स या ड्यूरिंग टैक्स, नहीं यहाँ बिफोर होता है या आफ्टर होता है, ड्यूरिंग टैक्स कोई प्रॉफिट नहीं होता। क्या क्या है, आर क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मीन कंपनी अपने इक्विटी पे मीन ओपनिंग कैपिटल पे कितना निकालती है। क्या क्या है, कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल को आप ओपनिंग इक्विटी भी कह सकते हो। क्या क्या है, जिसके अंदर शेयर कैपिटल भी है और उसके अंदर प्रीवियस क्लोजिंग रिटर्न मीन रिजर्व है। क्लोजिंग कैपिटल नहीं हमने वर्ड यूज किया। और हमने शायद एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमारे पास शेयर कैपिटल था, रिटेन अर्निंग थी, तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए हमने क्या किया था, शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग माइनस करंट ईयर का प्रॉफिट किया। क्यों, वो करंट ईयर का प्रॉफिट इसके अंदर इंक्लूड होकर ये हमें क्या दे रहा है, क्लोजिंग इक्विटी दे रहा है। तो ओपनिंग इक्विटी में जाने के लिए हमने करंट ईयर का प्रॉफिट जो रिटेन अर्निंग में ऐड हुआ है उसे क्या किया, माइनस किया, फिर जाके हमारे पास क्या आई, ओपनिंग इक्विटी मीन ओपनिंग कैपिटल। क्लियर होती है बात यहां तक। सो अगर हमें मार्केट वैल्यू दी गई हो और वो कहता है नहीं आप के ई निकाल दें, तो इस फार्मूला से हम के ई भी निकाल देंगे। के ई इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, कांस्टेंट डिविडेंड की सूरत में। इस फार्मूला के थ्रू भी हम के ई निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे के ई, के ई इज इक्वल टू डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू प्लस जी। जी कैसे निकालते हैं, या तो ऐसे हिस्टोरिक की फॉर्म में, या फिर गॉर्डन की सूरत में बी जी इज इक्वल टू बी ओवर आर, या हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया था और सिंप्लीफाई करके क्या बना था, रिटेन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ओपनिंग कैपिटल। क्या कहला। और यहां तक हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हुए हैं। अब आगे मूव होते हैं, कुछ और प्रैक्टिस आज कवर करेंगे। तो मैं एक आध दिन क्लास में ना हूं तो उसके अगले दिन सारी क्लास ही आ जाती है। हाँ, कोई भी एब्सेंट नहीं होता कि नहीं ये तो टीचर नहीं आना छोड़ दिया, हमें अब जाना चाहिए, ऐसी है ना। तो मुझे छुट्टियां करते रहना चाहिए, ये कहना चाह रहे हो। छुट्टियां करता रहूँगा तो फिर आपको संडे भी लगाना पड़ सकता है। संडे को आना चाहते हो कॉलेज में, हाँ कहीं आना चाहते हैं, बहुत थके हुए हैं घर से, कि किसी तरह से बाहर निकलने का कोई चांस मिलना चाहिए, वरना घर के काम करना पड़ते हैं हमें। घर से सीए करने आए हैं जी। क्वेश्चन 19 से ऑनवर्ड सबके पास हैं, किसी के पास ना हो प्लीज जल्दी से मुझे क्वेश्चन 19 का आंसर दे दें। जल्दी करें, जल्दी 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 क्वेश्चन 19 का आंसर दे दें। आज के टेस्ट में फाइनेंशियल एनालिसिस तो नहीं था ना, उसका टेस्ट अभी हम क्लास में ले लेते हैं।
परेशान तो नहीं होगी, इतना आसान क्वेश्चन कैसे हो सकता है? सो कंपनी शेयर्स आर करंटली वैल्यूड एट रुपीज 8.20। कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू है 8.20। दिस इज मार्केट वैल्यू। क्या कहला है? करंटली वैल्यूड। एंड द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू पे एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 0.7 रुपीज पर शेयर फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन द कंपनी। तो क्या निकालना है आपको? के ई निकालना है। तो के ई इज इक्वल टू डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। और क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 19? के ई इज इक्वल टू व्हाट? 0.7 डिवाइडेड बाय 8.20। व्हाट इज के ई? 8.5%। क्वेश्चन 20 का आंसर दे दें मुझे जल्दी से। क्या बच्चों वाला क्वेश्चन दे रहा, कम से कम हमसे जी कैलकुलेट तो करवाओ। उसने कहा ये लो जी। आंसर दो, 1 मिनट में आंसर आना चाहिए। कम ऑन, सब कुछ तो दिया हुआ है। 45 क्या कह रहा है? अ कंपनी हैज रिसेंटली पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹3 पर शेयर डिविडेंड एंड द डिविडेंड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 5% इनटू द फोर्सिएबल फ्यूचर। जी उसने निकाल के आपको दे दिया। द मार्केट एनुअल डिविडेंड विल बी पेड इन 1 ईयर्स टाइम। द शेयर होल्डर रिक्वायर एन एनुअल रिटर्न ऑफ 12%। व्हाट इज दिस? शेयर होल्डर रिटर्न। के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। शेयर होल्डर रिटर्न के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू आपने निकालनी है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ना। क्या ख्याल है? सो क्वेश्चन 20 मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू डिविडेंड उसने दिया है कितना? 3 × 1 + 5% ग्रोथ रेट उसने दे दिया। के ई आपको दे दिया कितना? 12% माइनस 5%। सो व्हाट इज 45 आपके पास मार्केट वैल्यू पर शेयर आ गई। क्या ख्याल है? क्वेश्चन 21 का भी आंसर दे दो मुझे। %12.3% एक शहादत आई है। 2 शहादतें और चाहिए साथ, 2 हो गई हैं। जी आंसर चाहिए क्वेश्चन 21 का। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई निकालना है आपको। A company's share price is ₹8.20. This is market value. क्या ख्याल है? The company has just paid an annual dividend of 0.70. This is D. And the dividend is expected to grow by 3.5% to the foreseeable future. This is G. The next annual dividend will be paid in 1 year's time. Calculate cost of equity. तो cost of equity calculate करने के हमारे पास ये फार्मूला है। क्या ख्याल है? KE is equal to D कितना हमारे पास? 0.7 into 1 plus 3.5% डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू है 8.2 plus 3.5%. So what is KE? 12.3%. मुश्किल थे तीनों क्वेश्चन या इजी थे? ये तीनों क्वेश्चन हमारी आई कैप की बुक के क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने अब तक क्वेश्चन किए हैं शायद वो औखे थे, इतनी इजी नहीं थे। क्या ख्याल है? अगर किसी ने किए हैं पहले वाले क्वेश्चन मेरे साथ हो तो आई कैप बुक का लेवल हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे कम है। इन्हीं से पहले तक अभी तक हम जो क्वेश्चन 18 1 to 18 1 to 18 नहीं सॉरी 1 to 16 कवर कर चुके हैं, 17 और 18 अभी तक हमने कवर नहीं किया, उनका लेवल इससे ज़्यादा था। अब आगे क्वेश्चन 22 से ऑनवर्ड जो हम करने जा रहे हैं इनका लेवल जब तक हम कवर कर चुके हैं उससे भी ऊपर, ताकि आई कैप जितना भी औखा क्वेश्चन कवर कर ले हम पास कर लेंगे। क्वेश्चन 22 का मुझे आंसर दे दें प्लीज, इसको इजी नहीं लेना।
इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपका क्यूएम किसी अच्छे टीचर से पढ़ा होना ज़रूरी है। अच्छा टीचर जिसने आपको कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन सिखाई हुई है। तो मेरे ख्याल से आजकल मार्केट में क्यूएम के सारे अच्छे टीचर्स हैं। जी बहुत औखा हो गया क्वेश्चन। The price of a company's share is currently rupees 80. What is this? Market value. The latest dividend is rupees 12 per share. What is this? D. If company's cost of equity KE is 15% per annum, what is the annual dividend growth rate? तो हमने पढ़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में अगर चलें कि मार्केट वैल्यू इक्वल होती है D इंटू 1 प्लस जी ओवर के ई माइनस जी के। तो अगर D भी हमें दे दिया जाए, मार्केट वैल्यू भी दे दी जाए, मार्केट वैल्यू कितनी दी गई है 80 इज इक्वल टू डी हमें दिया गया है 12 इंटू 1 प्लस जी ओवर के ई भी हमें दे दिया उसने कितना 15%। सो माइनस क्या होता है जी। तो कैलकुलेटर पे सारा पुट करो, जी को आपने एक्स रखना है तो आपको एक्स का आंसर 1 मिनट में कैलकुलेटर देके दे देगा। सो व्हाट इज जी इज इक्वल टू 0%। मसला क्या है कि 0% हो ही नहीं सकती। हाँ क्या मुश्किल क्या है इसमें? हाँ जीरो आंसर आ गया नहीं, ये तो गलत हो गया। कैलकुलेटर पे जीरो आंसर कैसे आ सकता है? ये तो कभी आ ही नहीं सकता। कैलकुलेटर झूठ बोल रहा है, शायद मेरी कैलकुलेशन गलत हो गई है। उसने एक्स ऊपर एक्स नीचे शायद दोनों नहीं रखने थे, कोई एक एक्स रखना था। ऐसे मसले आना शुरू हो गए ना। कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन 23 ट्राई करें प्लीज। क्या निकालना है आपको? जी निकालना है आपको। जी निकालने का फार्मूला एक तो हमारे पास हिस्ट्री का है। क्या हिस्ट्री दी गई है? नहीं, तो फिर आ जाओ कहाँ पे, गॉर्डन में। गॉर्डन क्या कहता है? जी इज इक्वल टू पी इंटू आर। वट इज बी? रिटेन्ड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग दी गई हैं। क्या ख्याल है? रिटेन्ड अर्निंग दी गई हैं कितनी? जो प्रॉफिट रिटेन होता है कहाँ पे जाता है? जो प्रॉफिट कंपनी रिटेन करती है वो कहाँ पे जाता है? रिटेन अर्निंग में ही जाता है भाई। ये जो रिटेन अर्निंग है ये रिटेन्ड प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय प्रॉफिट हमारे पास दिया गया है कौन सा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स बी आ जाएगा। व्हाट इज आर? व्हाट इज आर? प्रॉफिट ओवर ओपनिंग कैपिटल। क्या ओपनिंग कैपिटल उसने दिया है? यस, शेयर होल्डर की इक्विटी जिसमें कोई चेंज नहीं आया, यही ओपनिंग कैपिटल है। क्या ख्याल है? So question 23, G is equal to B into R, where is B? 40 over 120 into 120 over 1120. What is G? 3.571% हमारे पास आ गया। क्या जी? किसी को समझ ना आई हो ये क्या किया हमने? ये B ऐसे कैसे आ गया? B क्या था? रिटेन्ड प्रॉफिट ओवर प्रॉफिट। प्रॉफिट दिया गया हमें इसमें 120। रिटेन्ड प्रॉफिट क्या है? वो जो हम रिटेन्ड अर्निंग को करंट का चार्ज करते हैं, मीन डिविडेंड पे करके जो बाकी बचता है वो क्या होता है? रिटेन्ड प्रॉफिट। कहाँ पे जाता है वो? रिटेन्ड अर्निंग में। तो उसने रिटेन्ड प्रॉफिट के वर्ड क्या यूज कर दिया? रिटेन्ड अर्निंग यूज कर दिया। मीन इतना करंट का आपने रिटेन्ड अर्निंग में रखा तो रिटेन्ड प्रॉफिट है इनटू प्रॉफिट ओवर ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल दिया गया। पिछले क्वेश्चन शायद प्रैक्टिस नहीं किए, अगर ये नहीं समझ आ रहा तो, या प्रैक्टिस किए हैं तो 2 दिन पहले किए हैं, अभी रिसेंट उनको नजर नहीं मारी। क्या आ रहा है? 0.1 आ रहा है। दोबारा कैलकुलेट सिंपल कर लें इसको। 120 ओवर 40 ओवर 1120 कर लें। प्रॉफिट काट गया ना, प्रॉफिट काट के सिंपल कर लें।
यही आ रहा है, फिर एक बंदे को गोली मार दें। टाइम वेस्ट कर रहा है ये हमारा। अच्छी क्यूएम नहीं पढ़ी इसने। हाँ 22 का कितना आंसर आ रहा है? 0% ही आ रहा है यार। नहीं आ रहा। कैलकुलेटर पे एक्स पुट करना आता है आपको? क्वेश्चन 24 ट्राई करें प्लीज। क्लास में मुझे एटलीस्ट एक स्टूडेंट ऐसा चाहिए जो ये क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट कर ले। नो 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 11.5%। नो नो सॉरी नो 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 9 पॉइंट समथिंग % है आंसर। देख लें कैसे आ सकता है ना। 9.8 उसे 10 नहीं कहेंगे हम, 9.8 एग्जैक्ट 9.8 आएगा कैलकुलेटर पे, 10 नहीं होगा। जी हार मानते हो कि नहीं मानते? तो की बात है, नहीं हार मानी। चलें, अभी कुछ लोग ट्राई करना चाहते हैं। जी कितना निकला आप लोगों का? व्हाट इज जी? कैसे कांस्टेंट है जी? हाँ बी नहीं निकाला जा सकता, उसमें आर नहीं निकाला जा सकता क्वेश्चन में। कैसे उसने कहा कि कांस्टेंट है जी? कैसे कहा आपने कांस्टेंट है? किसने कहा कांस्टेंट है? क्या आपको हिस्ट्री दी गई है जो आपने कहा कांस्टेंट है? व्हाट इज जी? जी तो मुझे कैलकुलेट कर दो, जी पे ही मसला बन गया मेरे ख्याल से। नो नो वो कहते हैं एन ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी मीन डेट शेट का कोई चक्कर नहीं है ना, अभी तक हमने डेट कोई पढ़ा है, कल पढ़ेंगे, ठीक हो। सो एन ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट 80% ऑफ इट्स अर्निंग ईच ईयर एंड री इन्वेस्ट द बैलेंस।
इस लाइन का क्या मतलब है कि कंपनी जो कमाती है 80% डिविडेंड दे देती है, 20% कंपनी का क्या है रिटेंशन रेट बोले तो बी, यही बात है। द रिटर्न ऑन इट्स प्रोजेक्ट इज अ कांस्टेंट 15% पर एनम। कंपनी जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है उनसे कितना कमाती है, 15%, जो हम पूरे सेमेस्टर में ये एज्यूम करके चलेंगे कि ROE कांस्टेंट ही है। व्हाट इज दिस 15%? ROE बोले तो R, हाँ लाइन ही ना ठीक से पड़ी सी। द रिटर्न ऑन इट्स प्रोजेक्ट इज कांस्टेंट 15% पर एनम। हम पूरे सिलेबस में एज्यूम करके चलेंगे कि ROE कंपनी की कांस्टेंट ही है 15%। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 24, G is equal to B R. What is B? 20%. What is R? 15%. So what is G? 3%. आगे जिंदगी आसान है। If the company's current market capitalization is rupees 1.5 million, what is this? कैपिटलाइजेशन मीन मार्केट की वैल्यू, आपके कैपिटल की मीन मार्केट वैल्यू कितनी आ गई 1.5 मिलियन, एंड इट्स अर्निंग आर रुपीज 125,000, और कंपनी की ये अर्निंग है मीन इतना कंपनी का प्रॉफिट है। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। क्या कैलकुलेट करना है आपको? KE। सो KE इज इक्वल टू D इंटू 1 प्लस G ओवर मार्केट वैल्यू प्लस G। हमारे पास क्या है अभी? G हमारे पास है, मार्केट वैल्यू हमारे पास है, सिर्फ हमें डिविडेंड चाहिए। डिविडेंड उसने कहा कि आपने कमाया कितना 125,000, तो कितना आपने डिविडेंड पे किया 80%। 80% कितना बना 100,000 प्लस इंटू 1 प्लस 3% डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू 1.5 मिलियन प्लस 3%। ये 1000 हमने कैसे निकाला? 125,000 इंटू 80% से हमारे पास ये 100,000 आया। सो व्हाट इज KE? 9.86। किसी को समझ आई हो? नहीं आई किसी को समझ? हाँ, सिर्फ वर्ड्स ही थोड़े से चेंज हुए जी। मूव आगे, क्वेश्चन 25 ट्राई करें प्लीज। अब डर नहीं जाना, एक आसान क्वेश्चन को भी औखा नहीं समझ लेना। खुद से ट्राई करें। साथ वाला बोंगा हो सकता है, साथ वाला बोंगा हो सकता है, पेपर में आपके साथ नहीं होगा, पेपर आपको अकेले देने जाना है। $27 पर क्या कैलकुलेट क्या करना था आपको? KE कैलकुलेट करना है। कितना आंसर है? 9। गुड। शहादत और चाहिए 12% की या 27.4% की, या कोई डिफरेंट आंसर भी देना चाहता है तो शायद उसके साथ 2 और मिल जाए। 12%, 2 शहादतें हो गई, 3 शहादतें हो गई। लॉक कर दें या सॉल्व कर दें? कोशिश करें कि अपना एक स्टडी का टाइम टेबल बना लें। क्लास वाला काम आपने डेली बेसिस पे किस टाइम पे करना है।
क्या ख्याल है? कुछ लोगों ने शायद स्टार्ट में बनाया था, बीच में रिजल्ट के चक्करों में इधर उधर हो गए, टाइम टेबल पता नहीं कहाँ गया। तो आज दोबारा से एक टाइम टेबल अपना लिखें जाके कि इस टाइम पे हमारी ये क्लास है, तो इस सब्जेक्ट का मैंने कितने बजे पढ़ना है, इसका कब पढ़ना है, इसका कब पढ़ना है। और प्लीज़ वो एक टाइम टेबल लिख के अपने बेडरूम में, अपने बेड के साथ, दीवार के साथ, या कपबोर्ड के साथ, या डोर के साथ लगा दें, वॉशरूम में लगा दें, वॉशरूम के शीशे के साथ लगा दें। अगर आपको लगता है कि रूम में तो कोई देखेगा और मजाक उड़ाएगा कि, और कोशिश करें लिख के लगा के उसे एक हफ्ता फॉलो करें। एक हफ्ते में रूटीन बन जाएगी, उसके बाद उसे फाड़ के फेंक दें, तो देखना ले। और आज ये लिख के लगाएं और एक हफ्ते बाद उसे दोबारा देखें कि क्या मैंने फॉलो किया। अगर फॉलो किया है तो उतार के फाड़ के फेंक दें, क्यों रूटीन बन गई। अगर फॉलो नहीं हुआ तो फिर उसे फाड़ के फेंक दें, और साथ सीए की किताबें भी फाड़ के फेंक के छोड़ दें, और अपने आप को समझा लें कि तुमसे ना हो पाएगा। क्यों 1.5 माह आप लोगों ने ज़ाया कर दिया। आगे अगर और इसी तरह से दिन ज़ाया होते चले जाएंगे, जब दिल करेगा पढ़ना है तो सीए नहीं होने लगा, कुछ और शायद कर लोगे, ये नहीं होगा। सीए करने के लिए आपको स्टडी की रूटीन चाहिए, रूटीन चाहिए, मीन डेली पढ़ना पड़ेगा आपको। 1.5 माह गुजर चुका है, बाकी 2.5 माह और हैं, 2.5 माह ही और है ना। क्यों? जनवरी एंड तक सिलेबस कंप्लीट करोगे तो फरवरी में बड़ी मुश्किल से 8-9 दिन मिलेंगे रिवाइज करने के लिए, तो फिर पेपर पास होगा। रिवीजन नहीं हुई, फरवरी में कुछ नया पढ़ना पड़ रहा है, तो जो पीछे पड़ा था वो भी सारा ज़ाया हो गया और पेपर मुश्किल करके फेल हुआ। इसलिए अपने दिमाग में बिठा लें, कोई भी पेपर इस अटेम्प्ट में अगर पास करना है तो 31 जनवरी तक आपको उसका सिलेबस विद लर्निंग विद टेस्ट कंप्लीट करना है, ताकि फरवरी में 8-9 दिन मिलेंगे एक सब्जेक्ट के लिए। अगर 3 सब्जेक्ट हैं, फरवरी 30 का नहीं है, 8-9 दिन एक सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे, तो बड़ी मुश्किल से उसमें रिवाइज होगा, फिर जाके पेपर पास होगा। तो आज प्लीज़ जाके अपना एक टाइम टेबल लिख के, ऑनलाइन वालों आप भी लिख के कहीं पे चिपका दें और उसको फॉलो करें। क्या ख्याल है? उसके अंदर सबसे पहली चीज जो आपने मैनेज करनी है ना, वो मैनेज करना है अपनी स्लीप को। सोने का टाइम आपने पहले लिखना है उसके अंदर, कि मैंने कब सोना है और कब उठना है। जब ये आपका सेट हो गया तो हर चीज सेट हो जाएगी। जब तक ये चीज आपकी सेट नहीं है कि मैंने कब सोना है और कब उठना है, तो कोई चीज आपकी नहीं सेट होगी, कोई टाइम मैनेज कहीं पे किसी चीज का भी नहीं होगा। तो सबसे पहले ये टाइम लिखना है, कितने घंटे आपको डेली बेसिस पे चाहिए। आजकल के दिनों में सोने के लिए 8 घंटे, 5-6 घंटे जो लोग सो रहे हैं अपने आप को मार रहे हैं। क्यों? 5-6 घंटे सोने से आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो रिपेयर नहीं होगा, स्ट्रांग नहीं होगा, वीक रहेगा। और आगे जैसी थोड़ी सी धुंधें आनी है, नज़ला ज़ुकाम दूर से आपको पहचान लेगा और आपके साथ चिपक जाएगा, और पूरे 2.5 माह आपके साथ चलता रहेगा, और उसके साथ आप कुछ नहीं कर सकते। तो बीमारियों से दूर रहने के लिए आपका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना ज़रूरी है। इम्यूनिटी सिस्टम का स्ट्रांग होना आपकी स्लीप के ऊपर भी डिपेंड करता है। डेली 6 घंटे आपको नींद की कमी पूरा करने के लिए चाहिए, और ये जो 7वां और 8वां घंटा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करता है, ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को रिपेयर करता है। ये मिलेगा तो बॉन्स स्ट्रांग होंगी, हम लॉन्गर आवर्स बैठ के पढ़ सकेंगे। जब ये 7वां और 8वां घंटा हम नहीं दे रहे होते, तुम्हारी बॉन्स बॉडी पार्ट्स रिपेयर नहीं होते, तो पढ़ने बैठते हैं तो हमें कोई टेक चाहिए होती है। क्लास में भी हमें कोशिश होती है कि हमें टेक वाली सीट चाहिए, जहाँ पे टेक लग सके, दीवार के साथ बैठना। हमें पढ़ने बैठने नहीं, पीछे टेक मस्ट होनी चाहिए। लाइब्रेरी में बेंच है नहीं, ये लाइब्रेरी फजूल है, इसमें तो बैठे ही नहीं जा सकता। क्यों? टेक ही नहीं यहाँ पे। और जैसी टेक लगी नहीं, साथ ही आगे वैसे ही ब्लैंकेट में बैठ के पढ़ना पड़ेगा, तो नींद तो यूँ आएगी फिर। इसलिए पहले ये टाइम मैनेज करना है। कोशिश करें अगर ये टाइम आप रख लें रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच में, कोशिश करें। अगर सीए करना है इस अटेम्प्ट में तो कोशिश करें पहले इसको मैनेज कर लें। अगर रात 10 से 6 के बीच में ये रख लेना तो बहुत ही फायदा हो जाएगा। क्यों? जो बेस्ट स्लीपिंग टाइम है वो यही है, इससे ही स्लीप आपको फायदा देगी। इस टाइम के बिना सोना उतना फायदा नहीं देगा आपको। क्या ख्याल है? सुबह 6 बजे उठ के फजर पढ़ी जा सकती है, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। 6 बजे उठ के आप लोग तो चलो क्लास में आ जाओगे सीधे तैयार श्यार होकर, नाश्ता वाश्ता करके। जिनकी क्लास नहीं है वो इसके बाद पढ़ सकते हैं। आप लोग सुबह 7 बजे क्लास स्टार्ट कर रहे हो तो मेरे ख्याल से 12-1 बजे तक क्लासेस खत्म हो जाती हैं आप लोगों की। ऐसे ही अगर इसे लेट चल रही है तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, आपने क्लासेस का टाइम टेबल सही मैनेज नहीं किया।
या अगर बीच में गैप है तो कोशिश करो उसे लाइब्रेरी में बैठ के यूटिलाइज करो, वहाँ पे एक सब्जेक्ट कवर कर लो। 7 बजे आपने क्लासेस स्टार्ट की, 1 बजे क्लासेस ख़त्म, एक कह रहा हूँ वैसे शायद कुछ की 12 बजे ख़त्म हो जाती हैं। 1 से 2 लो ब्रेक, लंच करो, उसके बाद 2 से लेकर शाम 7 बजे तक 5 घंटे में 3 सब्जेक्ट डेली का काम इजीली कवर हो जाता है अगर पढ़ने वाली जगह हो तो। 7 बजे आप हो गए वेले, उसके बाद मोबाइल उठा लो, रात 10 बजे तक 3 घंटे आपके पास, जो कुछ करना है इसके अंदर कर लो। लेकिन कोशिश करो प्लीज़ 10 बजे सो जाओ। क्या ख्याल है? सब कुछ मैनेज होता है नहीं होता? बड़ी परफेक्ट वे में स्टडी मैनेज होती है ये 5 घंटे कर दे दो तो। हाँ, अगर ये आज टाइम टेबल नहीं लिखोगे तो खैर इसे क्या पता, हमारा अपना टाइम टेबल है। हाँ, ये पता नहीं क्या बातें कर रहा है, हम यहाँ तक ऐसे थोड़ी ना पहुँचे हैं। क्या ख्याल है? तो फिर कर लो अपनी मर्ज़ी, देख लो 2.5-3 माह और हैं, ये भी गुजार के देख लो। पेपरों में फिर आंसू नहीं कर रहे होंगे, पछतावे होंगे। तो कोशिश करें आज अगर जाके आप लोग अपना एक टाइम टेबल बना लें। सबसे पहला काम क्या है? सोने का टाइम मैनेज करें कि आपने कब सोना है और कब उठना है। कहीं होंगे नहीं मैं तो रात को 1 बजे सोता हूँ, चलो 6 बजे उठ जाता हूँ इसके कहने पर। हाँ, 5 घंटे रात को सो लिया, बाकी 3 घंटे दिन में सो लेंगे, ऐसी बात है? वो दिन वाले 3 घंटे मैनेज नहीं होंगे। और ये जो 8 घंटे का है ना, ये कंटिन्यूस 8 घंटे हैं। 8 घंटे दोगे तो 7वां 8वां घंटा आपके बॉडी पार्ट्स को रिपेयर करके आपको फ़ायदा देगा। 5 घंटे रात को सो लिया, 3 घंटे दिन में सो लिया, तो वो किसी खाते में नहीं है। क्यों? बॉडी पार्ट्स आपके रिपेयर ना तो 5 घंटों में हुए, ना ये 3 घंटों में हुए। तो थोड़ा पढ़ने के साथ साथ सेहत का भी ख्याल करें कि 8 घंटे में सोना है, ताकि इम्यूनिटी सिस्टम हमारा स्ट्रांग रहे। बीमारियां हमें छू के भी गुजर जाएंगी, हमें कुछ नहीं कहेंगी। जब इम्यूनिटी सिस्टम वीक है तो बीमारी दूर से देख लेती है, ये दोस्त है मेरा, और आके आपको चिमट जाती है। फिर नहीं जान छूटती। कब तक? जब तक इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग नहीं करोगे। दवाइयाँ खाते रहोगे, लेकिन उसे इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग करने के लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, डाइट अच्छी करना पड़ेगी। बीइंग अ स्टूडेंट अच्छी डाइट बहुत ज़रूरी है। 1 गिलास दूध आपकी डाइट में डेली होना ज़रूरी है, जिससे बॉन्स स्ट्रांग होंगी तो बैठ के पढ़ सकोगे। वरना बैठते ही इधर से पीड़ निकल आई है, इधर दर्द हो गया है, ये टेक चाहिए। दूध पियो, अंडे खाओ, गर्म अंडे वाले से अंडे लेके खा लिया करो, हॉस्टल वालों अंडे नहीं मिलते हमें। फ्रूट वेजिटेबल्स खाओ, मरी मुर्गियों के पिज़्ज़े शवारमे बर्गर छोड़ दो, जहाँ तक हो सकता है इनको छोड़ दो। दालें सब्जियाँ फ्रूट ये खाओ। रास्ते में कोई रेडी जूस वाली नज़र आती है, वहाँ से जूस पियो। कोई सब्ज़ी वाली दुकान नज़र आती है, 1-2 गाजरें लेके 1-2 टमाटर लेके खा लो, कुछ न्यूट्रिशन से मिलेंगे रादर दैन यहाँ से पिज़्ज़ा या बर्गर मैं उठा लूँ। क्यों? भूख बहुत लगी हुई है। सोडा बंद कर दो, सेहत का ख्याल करो। फ़ायदा क्या हुआ कि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद अगर मर गए तो? हाँ, तो सेहत का ख्याल नहीं किया तो मर जाओगे ना, बीमारियों से तड़प तड़प के मर जाओगे। हाँ, इधर से ये हुआ नहीं, साथ ही हमें डायबिटीज़ हो गई है, हमें बीपी का इशू हो गया है, हमें माइग्रेन हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि ये मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी और फूड मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी। भाग जाओ, कल मिलते हैं कुछ नई चीज़ों के साथ।